एंड सेकंड, यहाँ पे जो हमारे पास टेक्निक है दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग के बाद सेकंड टेक्निक इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इसके भी सबसे पहले आप इसे लफ्ज़ पे गौर करें तो आपको आधी समझ तो यहीं से आ जाएगी। जेनेटिक मींस जीन्स या जेनेटिक्स, और इंजीनियरिंग का मतलब होता है मैनिपुलेट करना, चेंज करना। जैसा कि हम चेंज करते हैं इंजीनियरिंग में किया जाता है। इंजीनियरिंग में चीज़ों को एक चीज़ से दूसरी चीज़ मिला के, दूसरी से तीसरी चीज़ मिला के वो मशीनों में या मुख्तलिफ तरह के सर्किट्स बनाए जाते हैं ताकि कोई ना कोई उसका हल निकले। इसी तरीके से अगर जीन्स की मैनिपुलेशन की जाए, जीन्स के एक से दूसरे में तीसरे में हम उसको इंसर्ट करते हैं, तो ये प्रोसेस जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। ये हम क्यों करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम किसी ऐसे जानवर के जिसके अंदर अच्छे जीन्स होते हैं उनको निकाल के किसी ऐसे जानवर में, ऐसे प्लांट में इंसर्ट कर देते हैं जिसमें उस जीन की कमी होती है, ताकि उस एनिमल में भी जिसमें जीन की कमी है उसमें से बाहर से हमने एक जीन को दाखिल कर दिया है, वो जीन वहां पे जाके भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए जो प्लांट तैयार किए जाते हैं उन्हें ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं, और जो एनिमल इस्तेमाल तैयार किए जाते हैं उन्हें ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। तो यहाँ पे भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन है कि हम एनिमल के अंदर या प्लांट के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग दो वजूहात हासिल के लिए कर रहे होते हैं। ये हमारे दो मकसद होते हैं। एक तो ये कि उस प्लांट या एनिमल के अंदर ड्रग रेजिस्टेंस के किसी भी तरीके से डिजीज रेजिस्टेंस, बल्कि वर्ड यहाँ पे डिजीज रेजिस्टेंस है, कि डिजीज से वो बच जाए। और दूसरी चीज़ है कि उसके अंदर जो डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हम चाहते हैं कि इसमें खसूसियात होनी चाहिए, अच्छी प्रोडक्शन होनी चाहिए, अच्छी इसकी पैदावार होनी चाहिए, वो हम उसमें इंसर्ट करवाएं। तो जीन, इसकी डेफिनेशन आएगी, जीन्स फॉर डिजीज रेजिस्टेंस and other desirable characters are introduced into plant यूजिंग द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसी टेक्निक है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम प्लांट्स के अंदर, यहाँ पे सिर्फ लफ्ज़ प्लांट लिखा है, इट इज़ नॉट ओनली प्लांट, प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर ही ये प्रोसेस होता है जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस और अच्छी खसूसियात के जीन्स दाखिल किए जाते हैं। अब चूंकि प्लांट की बात कर रहा है तो ट्रांसजेनिक प्लांट, ऐसा प्लांट जिसके अंदर फॉरेन डीएनए हो। फॉरेन डीएनए का मतलब यहाँ पे जीन है। जीन बेसिकली डीएनए के सीक्वेंस ही होते हैं। तो फॉरेन डीएनए या अगर इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए उसके सेल में तो उसे बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। यानी दो प्लांट हैं, एक प्लांट के अंदर जीन मौजूद है, दूसरे के अंदर जीन मौजूद नहीं है। जीन और डीएनए एक ही सेंस में हम लेते हैं। तो जिसमें जीन मौजूद है उसका जीन निकाल के दूसरे में इंसर्ट कर देना। तो जिसके अंदर जीन आ गया है, दूसरा जान प्लांट है, उसको हम ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं क्योंकि इसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग हो चुकी है। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग की ही एक टेक्निक है टिश्यू कल्चर टेक्निक और क्लोनिंग। क्लोनिंग को इसी चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्या है, क्या इसका मैकेनिज्म है, किस तरीके से ये वर्क करता है। तो ट्रांसजेनिक प्लांट कैन बी प्रोपोगेटेड बाय क्लोनिंग। ट्रांसजेनिक प्लांट को प्रोपोगेट का मतलब प्रोड्यूस करना या हासिल करना, इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना बाय क्लोनिंग। क्लोनिंग के प्रोसेस है। भी क्लोनिंग क्या है, क्लोनिंग की डेफिनेशन ये लिखी गई है ब्रैकेट में, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स और सेल्स बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक ऐसा प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिकल कॉपीज बनाई जाती हैं, बिल्कुल उसके जैसे ही जानवर तैयार किए जाते हैं आर्टिफिशियली जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करते हुए, उसे क्लोनिंग कहते हैं। तो ये हम इसको डिटेल में जब पढ़ेंगे मजीद क्लियर होगा। यूजिंग स्पेशल टेक्निक्स, और इसमें स्पेशल टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जिसको टिश्यू कल्चर टेक्निक्स भी कह देते हैं। तो ये टिश्यू कल्चर टेक्निक्स या कह लें कि क्लोनिंग, ये ऐसी टेक्निक्स हैं जो ट्रांसजेनिक प्लांट हासिल करने के लिए हासिल की जाती हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग की आती है, ट्रांसजेनिक प्लांट की आती है, और क्लोनिंग की डेफिनेशन है। इसके बाद जो तीसरा हमारे पास इसका सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड में पॉइंट है दैट इज द बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसके लफ्ज भी देखें, कंट्रोल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसमें स्पेसिफिकली हम बात करेंगे फसलों की। अब फसलों पे मुख्तलिफ तरह के कीड़े या मुख्तलिफ तरह के पेस्ट एक्ट करते हैं। पेस्ट हम उन चीज़ों को कहते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े होते हैं। कीड़े या
सुंडियाँ, जो भी हम उसको नाम दे देते हैं सादा लफ्ज़ों में, तो उनको पेस्ट कहते हैं। अब उनको मारने के लिए क्या है, उनको मारने के लिए जो फार्मर होता है, किसान है, उसके ऊपर स्प्रे करता है। और जब वो स्प्रे करता है तो मगर दैट इज़ कॉल्ड एज द केमिकल कंट्रोल, क्योंकि हम उसके ऊपर केमिकल डाल रहे हैं, केमिकल स्प्रे की फॉर्म में, केमिकल की फॉर्म में, जहर की फॉर्म में उसको दे रहे हैं, ताकि उस फसल के ऊपर मौजूद जो कीड़े हैं, पेस्ट है, वो मर जाए। मगर इस केमिकल कंट्रोल का एक नुकसान है। एक तो इसका नुकसान ये है कि उस केमिकल कंट्रोल की वजह से टॉक्सिसिटी हो जाती है। उन सब्जियों के ऊपर वो केमिकल जमे रहेंगे, वही सब्जियां जब हम खाएंगे, चाहे उसको धो भी लें, तो फिर भी वो हमारी बॉडी में चले जाएंगी, टॉक्सिन्स जो मौजूद हैं। दूसरी इसमें चीज़ आ जाती है कि रेजिस्टेंस, के जो कीड़े हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। तो ये दो इसकी डिसएडवांटेज हैं केमिकल कंट्रोल के। तो इन डिसएडवांटेज से बचने के लिए बायोलॉजी ने एक तरीका निकाला है जिसे बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। तो पहले यहाँ पे पेस्ट की बात करेंगे, फिर जो इन पेस्ट के नुकसान हैं उसकी बात करेंगे, और फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है और इसकी एग्जाम्पल क्या है। तो सबसे पहले पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड ऐसी चीजें हैं जिनको पेस्ट किलर कहा जाता है, पेस्ट को मारने वाले को कहा जाता है पेस्टिसाइड। जैसे सुसाइड कहते हैं, साइड का लफ्ज यूज किया जाता है किल के लिए, सुसाइड कहते हैं खुद को मारना, पेस्टिसाइड कहते हैं पेस्ट को मारना। ऐसे ही एक लफ्ज आपने सुना होगा फंजीसाइड, जो फंगस को मारते हैं। अब पेस्ट क्या है, पेस्ट वो चीजें हैं, वो चीजों से मुराद वो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो कह लें कि इंसेक्ट्स हैं जो फसलों को नुकसान देते हैं। इन्हें पैथोजन का लफ्ज भी यूज किया गया है। तो पैथोजन हर वो चीज़ को बोलते हैं जो कि नुकसान देती है, बीमारी काज करती है, उसके पैथोजन कहते हैं। Plant pathogenic fungi and insects, pests of crops which weaken the plants and reduce the yield, had traditionally been controlled by using chemical fungicides and insecticides, जिन्हें लफ्ज पेस्टिसाइड्स बोला जाता है। यानी प्लांट के ऊपर दो तरह की चीजें एक्ट कर सकती हैं, या वो फंगस है या वो इंसेक्ट्स हैं, जिनका नाम पेस्ट कहा जाता है। तो वो दोनों प्लांट की प्रोडक्शन को भी कम कर देती हैं प्लांट, और इनको ट्रेडिशनली पुराने वक्तों में या रवायती तौर पे कैसे कंट्रोल किया जाता है, केमिकल इस्तेमाल करके। फंगस को मारने वाले केमिकल को फंजीसाइड कह देंगे, और इंसेक्ट्स को मारने वाले केमिकल को इंसेक्टिसाइड कह देंगे। दोनों को मिला के हम पेस्टिसाइड का लफ्ज कहते हैं केमिकल से। मगर यहाँ पे हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंट्रोल करते हैं। इसकी सादा सी मिसाल यहाँ पे देते हैं, इसको लिखना नहीं है, ये समझने के लिए मिसाल है कि जैसे एक घर में या बहुत ज़्यादा चूहे हैं या कोई रैट्स हैं, और उसको हम दवाई भी डाल दी, उसको हमने पकड़ने की को भी कोशिश कर दी, तो उसका वो हमारे फिर भी काम नहीं हो रहे, चूँकि वो उसके दवाई का भी असर नहीं हो रहा। तो क्या इसका हल है, अगर घर में एक बिल्ली ले आए, तो वो बिल्ली क्या करेगी, उन चूहों को खुद ही तलाश करके मार देगी। तो ये कंट्रोल चूहों का जो हमने किया है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, दैट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसी तरह की ही हम बायोलॉजिकल कंट्रोल की एग्जांपल यहाँ पे पढ़ेंगे। कंट्रोल बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या करते हैं, वो इन हाजर्ड्स को, ये जो नुकसानात हैं, हाजर्ड का मतलब है ये जो नुकसानात हैं, ये जो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसको दूर कर देंगे। क्या है, इन बायोलॉजिकल कंट्रोल पेस्ट्स आर डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग सम लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट compete विद इवन ईट देम अप, कि जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंट्रोल किया जाता है, जो इसके साथ लड़ता है और फिर उसको खा लेता है। जैसा कि हमारी बुक में यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, एन एफर्ड। एफर्ड एक कीड़े का नाम है, फ्लूड फीडर है। वो किस पर एक्ट करता है, वो अटैक करता है वालनट ट्री के ऊपर। वालनट ट्री बोलते हैं अखरोट के दरख्त को। इज बीइंग कंट्रोल्ड बायोलॉजिकली बाय अ वास्प, और इसको फिर कंट्रोल किया जाता है एक मक्खी के जरिए, दैट पैरास्टाइज दिस एफर्ट, जो कि इस एफर्ट को किल कर देगी। इसकी एग्जांपल ये यहाँ पे देखें, ये वास्प है और ये एफर्ट है। ये एफर्ट वालनट ट्री के ऊपर फीड करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। तो क्या है, ये इसको खा लेगी, और ये जब इस पे फीड करके इसको खा लेगी तो ये ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट को नुकसान नहीं होगा। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो कंट्रोल है, दैट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल। और बायोलॉजिकल कंट्रोल के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे चीज़ आती है, यहाँ पे एक और लफ्ज़ लिखा गया है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल में जो है वो पेस्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड्स भी पार्ट प्ले करते हैं। इवन सम बैक्टीरिया आर बीइंग यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड्स, के बैक्टीरिया वगैरह को भी हम बायोपेस्टिसाइड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है, दैट इज इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ये भी थोड़ी समझने वाली है आसान, मगर अल्फाज का थोड़ा हेर फेर है।
इसलिए ही स्लाइड्स की फॉर्म में आपको पढ़ाया जा रहा है, ताकि जो मुश्किल अल्फाज हैं, चूँकि बायोलॉजी में आपने लाइन बाय लाइन याद करना होता है, चीज़ों को समझना होता है, इसलिए वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, इसका मतलब है, लफ्ज़ पे पढ़े, इंटीग्रेट का मतलब है एक दूसरे से जुड़ा होना। डिजीज़ मैनेजमेंट का मतलब है वो तरीकाकार जिसमें किसी डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। अब ये ऐसा तरीकाकार है जिसमें कि हम किसी भी डिज़ीज़ की हवाले से उसको कंट्रोल करते हैं, उसके हवाले से लोगों को बताया जाता है कि इसके नुकसानात क्या हैं, ये डिज़ीज़ कैसे फैलती है, लोगों को बताया जाता है कि इससे कैसे बचा जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ इंटीग्रेटेड डिज़ीज़ मैनेजमेंट में ही आएगी। ये एक मैनेजमेंट है, इसमें डॉक्टर्स भी हैं, इसमें हम सोसाइटी के लोग भी हैं, इसमें सब लोग शामिल होते हैं। जैसे एक सादा सी मिसाल ले लें आजकल कोरोना के हवाले से। अब कोरोना के जब से आया है तो आप देखते हैं कि इश्तिहारात में, अखबारों में, टीवी में डॉक्टर्स की तरफ से बताया जा रहा है कि इसके क्या नुकसानात हैं, कैसे फैलता है, कैसे बचा जा सकता है, अगर नहीं बचेंगे तो क्या होगा, अगर किसी को हो जाए तो वो क्या करे, जिनको नहीं है वो कैसे बचें। ये तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं, क्यों? ताकि उस डिज़ीज़ का हम खात्मा कर सकें। तो ये सारी की सारी इंटीग्रेटेड डिज़ीज़ मैनेजमेंट है, जिसमें मीडिया भी शामिल है, जिसमें डॉक्टर्स भी शामिल है, जिसमें हुकूमत भी शामिल है, जिसमें आम लोग भी शामिल हैं। इस तरीके से डिज़ीज़ की प्लानिंग करनी ताकि उसको ख़त्म किया जा सके, उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डिज़ीज़ मैनेजमेंट। अब इसको यहाँ पे इन्हीं अल्फाज को जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ अ पार्टिकुलर डिजीज और ऑल द कॉमन डिजीज, किसी एक डिजीज को या तमाम डिजीज को, चाहे वो प्लांट में है चाहे वो एनिमल में है। मगर यहाँ पे लफ्ज़ प्लांट की हम स्टडी कर रहे के हवाले से बात कर रहे हैं तो सिर्फ प्लांट का जिक्र किया है। A plant can be achieved by using all relevant appropriate method of disease control, के डिजीज को कंट्रोल करने के तमाम तर जो मैकेनिज्म है उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। उसको इस्तेमाल करने को डिजीज मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहते हैं। जैसा कि अब किसी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए टीवी के जरिए भी बताया जा रहा है, मुख्तलिफ तरीकों से बताया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। कई दफ़ा पेपर में आ चुका है, इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। इसको भी आपने समझना है। हाइड्रोपोनिक का मतलब है, हाइड्रो का मतलब है वाटर, पोनिक का मतलब है प्लांट, कल्चर का मतलब है प्रोड्यूस करना। यानी ऐसी टेक्निक है जिसमें वाटर के अंदर हम प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं, सादा अल्फाज में। अब आम तौर पे तो आप जानते हैं प्लांट पानी में नहीं बल्कि वो दरख्त जो भी है या प्लांट है वो ज़मीन में सॉइल के अंदर उगते हैं। और सॉइल एक कम्प्लेक्स मीडियम है, इसमें मुख्तलिफ तरह के कह लें कि केमिकल्स मौजूद हैं, न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, साल्ट्स मौजूद हैं। अब हम किसी एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को पढ़ना है हमने कि वो प्लांट के लिए कितना ज़रूरी है, उसके लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है उसे हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, किसी एक न्यूट्रिएंट को पढ़ने के लिए। उसमें क्या करते हैं, उसमें आप ये देख सकते हैं, इसे डीप वाटर कल्चर भी कहा जाता है। इसमें हम करते हैं कि एक हमारे पास ये एक वेसल है, एक टब है, उसके अंदर पानी हमने डाला हुआ है, उसमें हमने एयर ऑक्सीजन दी है और उसके अंदर प्लांट को ग्रो करवाया गया है। इसमें पानी के अंदर हमने वो न्यूट्रिएंट डाल दिया है जिसको हमने देखना है कि इसका प्लांट की ग्रोथ के ऊपर क्या इफेक्ट है। तो प्लांट को एक ऐसे वेसल में ग्रो करवाया जाता है, एक ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया जाता है जिसमें वाटर और वो ख़ास न्यूट्रिएंट हम ऐड करते हैं, और इसको फिर हवा दी जाती है, ऑक्सीजन दी जाती है, और उस तमाम की मौजूदगी में प्लांट ग्रो करता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है, इसको कहते हैं। और ये हम लार्ज स्केल पे इस्तेमाल नहीं करते, चूँकि इसके अंदर सिर्फ एक या दो तरह के न्यूट्रिएंट्स ही होंगे जो कि हमने टेस्ट करने हैं इसको। मगर यहाँ पे लिखा गया है, हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉट्स जो हैं, खलाबाज हैं, वो अपने साथ ये एक सिस्टम ले जाते हैं, चूँकि वहाँ पे खला में अब पौधे तो उगाए नहीं जा सकते, तो फिर इस सिस्टम के तहत वो सब्जियां बनाते वहाँ पे उगा लेते हैं अपने लिए, जिन्होंने महीनों वहाँ पे रहना होता है। इस तरीके से बनी गई सब्जियां इतनी न्यूट्रिशनस तो नहीं होती मगर गुजारा कर जाती हैं। तो ये टेक्निक भी आप समझ आ गई होगी, इसको भी पढ़ लें। यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सर्टेन न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर प्लांट और नॉट, यानी ऐसी टेक्निक है जो कि इस्तेमाल की जाती है ये जानने के लिए कि कोई न्यूट्रिएंट्स प्लांट के लिए ज़रूरी है या नहीं। उसमें क्या किया जाता है, इन दिस टेक्निक द प्लांट्स आर ग्रोन, प्लांट को उगाया जाता है कहाँ, इन एरेटेड वाटर। एरेटेड वाटर से मुराद ऐसा पानी जिसमें एयर दी गई हो,
ये जिसमें एयर दी गई हो यानी ऑक्सीजन दी गई है इसे, एरेटेड वाटर इन विच न्यूट्रिएंट्स मिनरल साल्ट हैव बीन एडेड, और इसमें न्यूट्रिएंट्स भी ऐड किए जाते हैं, यानी तीन चीजें ऐड की हैं, एक तो पानी है, फिर उसमें एयर है, और तीसरा न्यूट्रिएंट्स। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग हाउएवर इज नॉट यस्ट फिजिबल, अभी ये इतनी फिजिबल नहीं है, इतनी काबिले इस्तेमाल नहीं है, मगर एस्ट्रोनट्स जो हैं, जो खलाबाज हैं, वो इसको वेजिटेबल ग्रो करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट टेक्निक दैट इज द पास्चराइजेशन, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। पास्चराइजेशन, लुइस पास्चर एक साइंटिस्ट है जिसके नाम पर ये तरीकाकार बनाया गया, इसमें हम मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करते हैं, यानी उबालने का जो तरीका है दूध को, वो पास्चराइजेशन ही है, ताकि मिल्क या मिल्क की प्रोडक्ट है वो स्पॉयलेज ना हो सके, वो ख़राब ना हो सके। तो ये तरीकाकार लुइस पास्चर ने दिया था, जिसमें कि हम मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट को प्रिजर्व करते हैं। इसका टेम्परेचर यहाँ पे अगर आप नोट करना चाहें, लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे फिर भी नो इशू। ये एक इसका एक कह लें कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, कि इसमें टेम्परेचर को 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पर मिल्क को 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है, या फिर 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर तकरीबन 15 सेकंड के लिए इसको गर्म किया जाता है। इस तरह के ये होते हैं पास्चराइजर, जो डेयरी फार्मिंग या इस तरह के में पड़े होते हैं, जिसमें कि मुख्तलिफ टेम्परेचर पे इसको गर्म किया जाता है, ताकि बैक्टीरिया वगैरह मर जाएं और दूध ख़राब ना हो, या जिसे हम घर में बॉयलिंग का प्रोसेस कहते हैं। तो इस तरीके से ये सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड, सिलेक्टिव ब्रीडिंग, उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग, तीसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल, चौथा पॉइंट इसमें इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, पांचवा पॉइंट हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, और छठा पॉइंट जेनेटिक इंजीनियरिंग, सॉरी छठा पॉइंट पास्चराइजेशन। तो ये 6 पॉइंट्स, 6 शॉर्ट क्वेश्चन है, इट सेल्फ लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे तरीके से समझें भी और याद भी करें। कोई इशू है तो इंशाल्लाह उसको आप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, यहाँ से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।